नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। बीते दिनों मलेशिया में 15वें आम चुनाव का आयोजन किया गया। दरअसल ये चुनाव 14वीं संसद का कार्यकाल समाप्त होने के लगभग 8 महीने पहले ही आयोजित किया गया, जिसमें किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन 222 सीटों वाली दीवान रकयात यानी प्रतिनिधि सभा में 82 सीट जीतकर पीपल्स जस्टिस पार्टी त्रिशंकु नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनी। इस चुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर भी देखने को मिला। 97 वर्षीय महाथिर बिन मोहम्मद, जिन्होंने 2 दशक से अधिक समय तक मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, अपनी सीट से चुनाव हार गए। आपको बताते चलें कि महाथिर बिन मोहम्मद को चीन के साथ गलबहियां और भारत के साथ रिश्तों में तनाव के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ यूनाइटेड मलयज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई वाला गठबंधन, जिसने आजादी मिलने से लेकर 2018 तक मलेशिया पर शासन किया, मात्र 30 सीट ही जीत सका। गौरतलब है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी पीपल्स जस्टिस पार्टी के नेता अनवर बिन इब्राहिम को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में बीते गुरुवार को यांग डी पर्टुआंग एगोंग यानी मलेशिया के राजा ने इब्राहिम को 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अनवर इब्राहिम का मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाना भारत मलय संबंधों में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मलेशिया की पाकिस्तान और चीन के साथ निकटता की वजह से इसमें खटास आ गई थी। लेकिन एक मंत्री और विपक्ष के नेता के रूप में अनवर इब्राहिम ने नई दिल्ली के साथ बेहतर संबंधों को बनाए रखने की हमेशा वकालत की। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में मलेशिया का झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह रही है मलेशिया का राजनीतिक नेतृत्व। मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि पाकिस्तान और चीन के प्रति झुकाव की धारणा को कैसे तोड़ा जाए। इसका सबसे बेहतर उपाय हो सकता है भारत के साथ संबंधों को बढ़ावा देकर। दरअसल कश्मीर मुद्दे पर मलेशिया का रुख पाकिस्तान के समर्थन में रहा है। यहां तक कि धारा 370 को समाप्त करने को लेकर मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद ने संयुक्त राष्ट्र में इसे भारत की एकतरफा कार्यवाही बताया। हालांकि बाद में वियॉन न्यूज चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे के अलावा अन्य क्षेत्रों में कुआलालंपुर का नई दिल्ली के साथ बेहतर संबंध है। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के उन्मूलन के बाद भारतीय जनमानस की भावनाओं का प्रवाह इतना तेज था कि मलेशिया का विरोध काफी तेज हो गया। ये कहना उचित तो नहीं है कि कश्मीर मुद्दे की वजह से ही, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भारत सरकार ने मलेशिया से पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच काफी तनाव भी देखने को मिला, जो अभी तक मौजूद है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों की माने तो इब्राहिम का प्रधानमंत्री बनना भारत मलेशिया संबंधों में पुनर्बहाली का संकेत है, क्योंकि कई बार उन्होंने भारत के आतंक विरोधी मुहिम तक की तारीफ की है। भारत की तरह ही मलेशिया भी निर्जातीय और धार्मिक बहुलता वाला देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या मलय मुस्लिम है, लेकिन चीनी और भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ देशज समुदायों की भी महत्वपूर्ण संख्या है। इस संबंध में अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में अनवर की नियुक्ति से देश में गैर मलेशियाई और प्रगतिशील, खासकर भारतीय लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि अनवर इब्राहिम को एक सुधारवादी लोकतांत्रिक नेता माना जाता है, जिन्हें धार्मिक कट्टरता और रूढ़िवादिता के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से जेल तक जाना पड़ा। दरअसल तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक, जिसको भारत में भड़काऊ भाषण और देश विरोधी गतिविधियों का जिम्मेदार ठहराया गया है, उसे मलेशिया ने शरण दी है। चूंकि जाकिर नाइक जैसे लोगों को मलेशिया में पनाह दी जा रही है, इससे मलेशिया की पहचान धार्मिक रूप से कट्टर और रूढ़िवादी बनती जा रही है। चूंकि भारत की तरह मलेशिया भी ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर का हिस्सा था और ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाए हुए है, इस संबंध में भारत और मलेशिया कई क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, जिनकी चर्चा हम पहले के एपिसोड्स में कर चुके हैं। बावजूद इसके नई सरकार के गठन से रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सौदे की बात की जा रही है, जिसकी सफलता दोनों देशों के संबंधों की मजबूती में दीर्घकालिक फायदा पहुंचा सकती है।
आइए समझते हैं इस बात को जो हमने अचानक कह दी। क्या बात है? दरअसल रक्षा हथियारों की खरीद के लिए मलेशिया के सामने दक्षिण कोरिया और भारत दो मजबूत दावेदार हैं। भारत सरकार के स्वामित्व वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एलसीए यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के लिए रॉयल मलेशियाई वायुसेना के साथ सौदे को पूरा करने में लगा हुआ है। पिछले कई महीनों से ये डील कभी भारत की झोली में तो कभी दक्षिण कोरिया की झोली में जाती दिख रही थी, लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता और चुनाव के कारण ये डील अभी तक हो नहीं पाई थी। ऐसे में अनवर इब्राहिम के मलेशिया का प्रधानमंत्री बनने से इस डील के भारत के खाते में आने की संभावना को मजबूती मिली है। हालांकि मलेशियाई रिपोर्टों को माने तो इस डील का दक्षिण कोरिया के खाते में जाने की संभावना HAL से कहीं ज्यादा है। लेकिन किन्हीं वजहों से ये रक्षा डील भारत के साथ हुई तो नई दिल्ली और कुआलालंपुर के बीच संबंधों की नई दिशा तय होगी। गौरतलब है कि इसी तरह के रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस साल की शुरुआत में भारतीय विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मलेशिया में अपनी एक शाखा खोली है। शाखा खोलने का प्रमुख उद्देश्य तेजस सौदे पर नजर रखना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना यानी RMAF की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। मलेशिया में अभी इस तरह की शाखाएं रूस द्वारा सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के लिए और ब्रिटेन द्वारा हॉक ट्रेनर विमानों का विकास और सर्विसिंग के लिए की गई थी। जाहिर है भारत अपने रक्षा सौदे के लिए मलेशिया तक पहुंच बना रहा है। इस संबंध में बताते चलें कि भारत में बने हथियारों जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों ने भी रुचि दिखाई है। इससे कहा जा रहा है कि अन्य आसियान देश भी भारत के साथ इस तरह की डील करने को प्रेरित होंगे। तो इस कहानी में इतना ही। अब नोट कर लीजिए आज का सवाल है कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के मद्देनजर मलेशिया में हालिया सत्ता परिवर्तन का विश्लेषण कीजिए। तो इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपको कोई सुझाव है इस कार्यक्रम को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपके फीडबैक को गंभीरता से पढ़ेंगे। नमस्कार।